Hi guys, what's up? This is Dev Shah and I welcome you all back to my channel with part 2 of our CA Intermediate September 25 Financial Management RTP. इन द लास्ट आरटीपी, पिछले आरटीपी में हम लोगों ने जो है सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए थे. वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का केस स्टडी था. 2 चैप्टर से आपको ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पूछे थे, तो वो हमने सॉर्ट कर दिए थे. एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, ट्रस्ट मी, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसी वीडियो में हो जाएंगे. ऑल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विल बी टेकन केयर ऑफ इन दिस वीडियो एज वेल एंड लेट अस एम ऑन फिनिशिंग द एफएम आरटीपी इन दिस वीडियो इटसेल्फ. ठीक है, सो फर्स्टली अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इफ यू हैवंट सीन द पार्ट 1, आई हैव अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गो वॉच इट नाउ एंड देन कम ओवर हियर. Okay, chalo. So let us start with the descriptive questions. Copy pens and calculators out. It would be the best if you solve with me till the end and leave a like, share and a subscribe because a lot of such content is going to be posted in the future. Chalo, let us begin with the descriptive questions for our FM paper. सबसे पहले we are starting with the ratio analysis descriptive question which they have asked over here. Now speaking of this question, ये question आपके मॉड्यूल का ही है, सच बताओ तो. एंड मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मैं हर एक प्रैक्टिस सेक्शन, लगभग हर एक प्रैक्टिस सेशन में ये वाला सवाल कवर करवाता ही हूँ. ठीक है, तो वो सवाल में आई थिंक गणपति लिमिटेड नाम था, यहाँ पर इन्होंने जमुनापति कर दिया है नाम एंड कुछ फिगर्स चेंज कर दिए. एनीवेज, लेट अस बिगिन. जमुनापति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 31 March 2024. सो क्या दिया हुआ है? सेल्स है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ. आपको पता है व्हाट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ? Do you know what is return on net worth? It is my net profit divided by proprietary fund into 100. And proprietary fund में क्या क्या आता है? आपका equity shares, आपका preference shares and आपका reserves and surplus. Next is rate of income tax. Share capital to reserves इन्होंने दिया हुआ है. Current ratio is 2. Net profit to sales is 7%. Inventory turnover is 10 times. Cost of goods sold is 24 lakhs. Interest on 15% debentures is 1,05,000. Receivables is 3 lakh. Payables is 3 lakh. Alright? चलो. So अभी हम लोग क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. You are required to calculate the operating expenses for the year ended 31st March 2024 and prepare a balance sheet as on 31st March 2024 in the following format. So let us begin solving this. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नाउ लेट मी टेल यू कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट यू नो, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इफ यू रिड्यूस योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट, यू विल कम टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पता है हम क्या बोलते हैं? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ईबीआईटी भी बोला जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को. तो मैं लिखता हूं सेल्स, अगर उसमें से मैं COGS माइनस कर दूं, इफ आई रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम सेल्स, आई कम टू ग्रॉस प्रॉफिट. And what is the concept? If I reduce my operating expenses from my gross profit, I come to operating profit, जिसको मैं EBIT भी बोलता हूँ. ओके, अच्छे से लिखता हूँ इसको, EBIT. Now let us see हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ इस क्वेश्चन में. So if I go back over here, मुझे ना सेल्स दिया हुआ है 70 lakhs का. सो सेल्स इज 70 lakhs. व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सेल्स इन्होंने 70 lakhs दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन एज 24 lakh rupees. ओके, जस्ट अ मिनट. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन एज 24 lakh rupees over here. So sales minus COGS is my gross profit. So what is my gross profit? It is 70 lakhs. Just a minute. इसको ना थोड़ा साइड में रख देता हूँ. 70 lakhs minus 24 lakhs means, can I say 46 lakh rupees is my gross profit? Yes boss, 46 lakhs is your gross profit. Now the fact is,
आइदर वी नीड ईबीआईटी अगर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, राइट? हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू टेक आउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बट द सैड फैक्ट इज ईबीआईटी हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है. ईबीआईटी इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड इट आउट. कैसे निकालेंगे हम लोग? सी, आप देखोगे ना, हमें नेट प्रॉफिट टू सेल्स दिया हुआ है, ठीक है? सो यहां पर एक वर्किंग नोट आ जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी. अच्छा, अनदर थिंग, एफएम के लॉजिक, एफएम का लॉजिक पता है क्या बोलता है? दैट नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ, उसको पीबीटी बोलते हैं नेट प्रॉफिट को. बट एनीवेज लेट्स नॉट गो ओवर देयर. रेशियो एनालिसिस का एफएम का लॉजिक क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दैट इज व्हाट द रेशियो एनालिसिस लॉजिक इन एफएम चैप्टर सेज. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ हाउ विल आई टेक आउट नेट प्रॉफिट? सिंपल, इट इज नेट प्रॉफिट टू सेल्स. सो इफ आई मल्टीप्लाई सेल्स विद माई नेट प्रॉफिट रेशियो, आई विल कम टू द नेट प्रॉफिट. So 70 lakh rupees is my sales into 7% is my net profit ratio. So what is my net profit? Just a minute. It is 4,90,000. Now remember the income statement. Income statement याद करो. हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं. We reduce interest from EBIT, so we come to अर्निंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से आई रिड्यूस माई टैक्स, सो आई कम टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ वी हैव generally what we do, we have EBIT or operating profit and then we come to PAT while preparing income statement. Over here apply reverse logic to find EBIT. So from profit after tax we will go to earnings before interest and tax. So PBT minus tax is equals to PAT. So I will add back my tax amount. So I will come to profit before tax. Yes boss. So what is the amount of income tax rate? Rate of income tax is 30%. Now see, if profit before tax is 100 rupees, अगर PBT 100 रुपया है, उसमें से मैं 30 रुपया टैक्स पे कर रहा हूं, तो मेरे पास 70 रुपया बच रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम पे. इफ आई पे 30 रुपीज, assuming I have PBT of 100, I pay tax of 30 rupees, I have 70 rupees in my hand. So can I say net profit is only 70% of my profit before tax and tax paid is 30% of my profit before tax? Yes. So 4,90,000 divided by 70% if I do, I will come to profit before tax. That is 7 lakhs. Now listen, out of 7 lakhs, I pay tax of 30%, so it is 2,10,000. So अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने 30% टैक्स, मतलब 7 लाख का 30% 2,10,000 मैंने भर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास 4,90,000 बच जाता है. अब हमारे पास पीबीटी या अर्निंग्स बिफोर टैक्स है एंड हमें पहुंचना किधर है? ईबीआईटी तक, ताकि हम ईबीआईटी यहाँ पे डाल के बैलेंसिंग फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेराइव कर सके. सो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम देखो पीबीआईटी में से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हम पीबीटी पर पहुंचते हैं, मतलब पीबीटी या ईबीटी पर पहुंचते हैं. अब मैं ईबीटी में इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दूंगा, सो मैं ईबीआईटी पे पहुंच जाऊंगा. सो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को कर देता हूं ऐड बैक, इंटरेस्ट ऑन डेट. व्हाट इज माई इंटरेस्ट ऑन डेट? तो आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन डेट ओवर ईयर इज 1,05,000. सो आई विल ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन डेट ओवर ईयर. सो अब मैं पहुंच जाता हूं ईबीआईटी पे फाइनली. व्हाट इज माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसी को मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता हूं. इट इज 7 लाख रुपीज प्लस 1,05,000, 8,05,000 इज माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. डन. तो अब ये 8,05,000, लेट मी टेल यू, दिस हैज कम फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1. सो ये 8,05,000 मैं यहां पे लिख देता हूं. एंड नाउ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, gross profit minus operating expenses is equals to EBIT. So can I say gross profit minus EBIT is equals to my operating expenses? So 46 lakhs minus 8,05,000 अगर मैं करूँ, so 37,95,000 is my operating expenses. This is my balancing figure. Okay, so let us check ये सही है कि गलत है.
जस्ट अ मिनट, 37,95,000 इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, सो दिस सॉर्ट्स अस विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे ऑन 31st of March 2024. एंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द फॉर्मेट अपने पास रेडी है, काय की टेंशन लेने की. तो चलो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं. ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में. व्हाट इज देयर इन बैलेंस शीट. तो हमारे पास है शेयर कैपिटल. पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं. लेट अस फर्स्ट कॉपी द बैलेंस शीट फॉर्मेट. सो शेयर कैपिटल, then we have reserves and surplus. For easy understanding सिर्फ reserves लिख रहा हूं मैं. Then we have debentures of 15%. Then we have trade payables. And on asset side we have fixed assets. एंड ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, यहां पर भी ऐसा ही है. करंट एसेट कोई सेपरेट फिगर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं. ये करंट एसेट एक ग्रुप है जिसके अंदर हमें पास स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड कैश है. तो स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड कैश, स्टॉक, receivables, cash, simple as that. Okay, and this comes our tallied balance sheet over here. Now let us start solving one by one. अब आप देखोगे ना, if you have a look at it, some items of balance sheet are given to you ready handed in the question. Receivables, payables, 3 lakh rupees given to you in the question itself. Okay, so receivables is 3 lakhs and payables is 3 lakhs. Next, now if you have a look at it, they have said that interest on 15% debentures is 1,05,000. means the amount of interest is given, interest rate is given. हम उससे हमारे debentures की face value निकाल सकते हैं. अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते. So 15% debentures का face value कैसे निकालूं. Can I say it is interest on debt divided by interest rate, बिकॉज 15% डेट का अमाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट अप्लाई करूंगा तो इंटरेस्ट आएगा. सो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज 15% डेट. सो व्हाट इज माय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इट इज 1,05,000 divided by what is my this is my interest amount and interest rate is 15%. So what is my amount of interest, or what is my amount of debt, it is 7 lakhs. डन, शाबाश. सो 7 lakhs यहां पे आ गया. डन. नेक्स्ट ये लोग बोलते हैं मेरे भाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, इट इज 25%. एंड व्हाट आई सेड दैट नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड. रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट divided by proprietary fund into 100. If I simplify this equation, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो पता है नेट प्रॉफिट क्या होता है. कहने से इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया. एंड प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या, जो कंपनी क्या फंड है, मतलब जो ओन फंड्स है. इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स. So it will not include any debt, because debt is loan funds. प्रोप्राइटरी फंड इंक्लूड्स ओनली ओन फंड्स. सो हमारे पास शेयर कैपिटल नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है. सो वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ प्रोप्राइटरी फंड. देखो ना, हमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट हमारे पास नेट प्रॉफिट है. वी डू नॉट हैव प्रोप्राइटरी फंड वैल्यू, बट वी डू हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच वी टुक आउट जस्ट इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमारे पास रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है, सो प्रोप्राइटरी फंड निकल जाएगा. सो देखो, व्हाट इज माई रिटर्न ऑन नेटवर्थ. दे आर सेइंग दैट रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज, वेयर इट इज, 25%.
So 25 is equal to, what is my profit after tax? My profit after tax which I took out was over here 4,90,000. So 4,90,000 is my profit after tax divided by my proprietary fund multiplied by 100. So can I say proprietary fund is equals to 4,90,000 divided by 25 into 100, or I can say divided by 25 percentage. Yes. So what is my proprietary fund? 4,90,000 divided by 25 percentage, 19,60,000. Now very very important, ये प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? मेरे प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडेड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडेड है एंड रिजर्व्स इंक्लूडेड है. मीन्स इन शॉर्ट कैन आई से प्रोप्राइटरी फंड में शेयर कैपिटल इंक्लूडेड है एंड रिजर्व्स इंक्लूडेड है. ठीक है, यस. सो माय प्रोप्राइटरी फंड है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. ओके, नाउ हैव अ लुक एट इट. दे हैव गिवन अस द स्प्लिट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड दैट शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स इज 7:3. मीन्स whatever is the total of share capital and reserves, meaning what is the total of proprietary fund, out of which can I say 7/10 is share capital, 3/10 is reserves and surplus. So 19,60,000 into 7/10, 13,72,000 मेरा शेयर कैपिटल का वैल्यू हो गया एंड 19,60,000 इंटू 3/10 करूंगा, 5,88,000 इज माई रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा जो भी टोटल आता है, मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो भी टोटल आता है उसका 7/10 हिस्सा, उसका 70% शेयर कैपिटल है, 30% रिजर्व्स एंड सरप्लस है. बट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स का तो हमें पता है ना प्रोप्राइटरी फंड है जो हमने निकाल लिए, तो बस प्रोप्राइटरी फंड को बांट दिया. ठीक है, सो 1372 एंड 588 इज माई आंसर. 13,72,000, 5,88,000. बहुत बढ़िया. बैलेंस शीट देखते जाते हैं साइमल्टेनियसली सही जा रही है कि नहीं. ये देखो 1372, 588, 70 लाख एंड 3 लाख. इफ आई एम नॉट ओके, दिस इज 70 लाख. मैंने 7 लाख क्यों लिखा? This is 70 lakhs. 1,05,000 डिवाइडेड बाई 15% किया तो 70 lakhs आता है. एक मिनट, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 15% करके 70 lakhs कहाँ से आया? मेरे को तो 7 लाख आ रहा है. हाँ, इंटरेस्ट ऑन डेट इज 1,05,000. जस्ट अ मिनट, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे? करेक्शन है, या करेक्शन है, दिस इज 7 लाख. इन्होंने गलती से 70 लाख लिख दिया है, बिकॉज आप 7 लाख लेकर के टैली भी करोगे ना तो 29,60,000 आता है. सो येस, इट इज अ करेक्शन. 7 लाख ही आना चाहिए. 7 लाख इज द राइट आंसर. यहाँ पे 70 लाख नहीं है, दिस इज 7 लाख. करेक्शन है इस बार इनके आरटीपी में. देखो यार, इट्स जस्ट द सेकेंड वीडियो और दूसरा करेक्शन भी मिल गया मेरे को. एंड पेबल्स तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया ही हुआ है. So this is my liability side. अब टैली करो liability side. So 13,72,000 plus 5,88,000 plus 7 and 3 is 10 lakhs. So 29,60,000. अब as a CA student, if you do not know this thing, then what do you know? अगर एक CA student हो और अगर ये चीज नहीं पता तो तुम्हें क्या ही पता है कि टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ असेट साइड. जो बैलेंस शीट टैली करके तुम्हारा ऐसे दिल एकदम खुश हो जाता है ना, बस वही लॉजिक इधर लेंगे. दैट टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट्स. और हमारे पास रिसीवेबल्स है. अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू नहीं है, स्टॉक का वैल्यू नहीं है, कैश का वैल्यू नहीं है, वो भी निकालते हैं. आ जाओ. सो सबसे पहले हमारे पास जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है. रुक जाओ, करंट रेशियो थोड़ा बाद में निकालते हैं. पहले इन्वेंट्री टर्नओवर से हम लोग देखते हैं. नाउ जनरली व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? मैंने बोला हुआ है दैट इट इज सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग और एवरेज इन्वेंट्री.
एंड मैंने क्या बोला, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट वेन एवर इंस्टीट्यूट वॉन्ट्स यू टू टेक आउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बाय सेल्स, इट विल राइट दैट इट इज बेस्ड ऑन सेल्स, बट ओवर ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज बेस्ड ऑन सेल्स, नो, सो सेल्स नहीं आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन हमारे पास ओपनिंग या एवरेज इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है? डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड एवरेज इन्वेंट्री इन दिस क्वेश्चन? नो. सो एवरेज इन्वेंट्री विल नॉट बी इन माय डिनोमिनेटर, माय क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी इन माय डिनोमिनेटर. सो इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय माय क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, चलो. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगी. नाउ what is my inventory turnover ratio in this case? It is cost of goods sold divided by my closing inventory. Inventory turnover ratio, what they have given is 10 times, is equals to, what is my cost of goods sold? They have given it in my question of 24 lakhs divided by closing inventory, which we have to find. So what is my closing inventory? It is 24 lakhs divided by 10, that is 2,40,000. डन. आई होप यहां तक आपको क्लियर है. सो 2,40,000 इज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर. नाउ वी आर लेफ्ट विथ कैश, वी आर लेफ्ट विथ फिक्स्ड एसेट्स. आ जाओ. सो नाउ वी विल यूज द डेटा ऑफ अवर करंट रेशियो. ओके, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. करंट रेशियो इज 2 times. Now what is current ratio? Can I say it is my current assets divided by current liabilities? Now एक बार बैलेंस शीट में जाके देखते हैं. लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एंड चेक दैट व्हाट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज डू वी हैव इन द क्वेश्चन. सी, वी हैव ओनली वन करंट लाइबिलिटी, दैट इज ट्रेड पेबल्स. सो डिनोमिनेटर तो मेरे पास मिल गया, ठीक है. प्लस इन करंट एसेट्स वी हैव द वैल्यू ऑफ स्टॉक, रिसीवेबल्स, but we do not have the value of cash. So my current assets are 3: stock, receivables and cash. And current liability is only 1: payables. But we do not know the amount of cash only. Rest all data we have. So अगर मैं पूरा इक्वेशन डाल दूं, if I put in the entire equation और मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल दूं, मेरे पास कैश का वैल्यू आ जाएगा. कैसे मैं बताता हूं, इधर आओ. मैं बोलता हूं लेट कैश बी एक्स. कैश का वैल्यू एक्स मान लो. बॉस, once again you are making us remember regarding our x. No, not that x, this x. करंट रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास? करंट रेशियो इज 2 times. यार x के बारे में याद मत दिलाओ यार अभी यार, प्लीज. दर्द होता है, दर्द. ठीक है. सो अब ध्यान से इधर भाई ये सम पे x नहीं चाहिए तो सॉल्व करना पड़ेगा तुमको थोड़ा. हाँ चलो. सो करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है, रिसीवेबल्स है एंड कैश है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक? 2,40,000 प्लस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स? 3 lakhs प्लस हमारे पास कैश का वैल्यू नहीं है तो उसको एक्स ले लिया. करंट लाइबिलिटीज में एक ही चीज है, ट्रेड पेएबल्स, जिसका वैल्यू है 3 lakhs. ओके, सो 2 3s इट विल गो ओवर हियर 6 lakhs. दिस 3 lakh विल गेट मल्टीप्लाइड ओवर हियर, इट इज 6 lakhs इज इक्वल्स टू 2,40,000 प्लस 3 lakhs, इट इज 5,40,000. कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं. एक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई कैश और x is equals to 6 lakh minus 5,40,000, it is 60,000. So कैश का वैल्यू मेरा आ जाता है 60,000. Just have a look at the balance sheet and let's check whether the figures which we have got it in the asset side is right. See, cash is 60,000, receivables 3 lakh, stock 2,40,000 and एक ही फिगर नहीं बचा है तो एंड आपके पास टोटल भी है. सो बैलेंसिंग फिगर से आंसर आ जाएगा. सो इट इज 29,60,000 माइनस द टोटल ऑफ ऑल दिस, माइनस 60 माइनस 3 lakh rupees माइनस 2,40,000. सो बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट्स इज 23,60,000. डन. प्रेटी सिंपल. ICAI मॉड्यूल क्वेश्चन बार सॉल्व करवा चुका हूं मैं ये एंड very effective question. I mean good question to solve. Chalo. Now let us move on to our next question. Over here it is cost of capital. Once again this is a module question, okay? This is once again an ICAI module question. See, in this RTP they have targeted so many module questions. So let us start.
let us start with this particular question over here. So now we are solving the question from cost of capital chapter. Chalo. Lavanya Limited wishes to raise an additional finance of 20 lakhs for meeting its investment plans. It has 4,20,000 in the form of retained earnings available for investment purposes, and further details are as follows. Now, let me tell you that debt to equity mix should be 3:7. Now, do you know debt equity ratio होता क्या है? डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? जनरली टोटल डेट एंड वगैरह सारी चीजें उसमें आ जाती है. जनरली debt equity ratio includes all the debt divided by all the equity, but when nothing is mentioned in the question, we assume debt as long term debt divided by, in equity we assume it as shareholders equity. Now what is shareholders equity? Equity share capital plus reserves. Okay, so over here equity share capital आ जाएगा, retained earnings आ जाएगा, एंड यहाँ पे long term debt आ जाएगा. Now very important, Lavanya Limited को जो पैसा रेज करना है, द मनी विच Lavanya Limited wants to raise of 20 lakhs, we have to ensure that 20 lakhs is raised in such a manner that even after raising the amount of 20 lakhs हमारा ये 3:7 का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ मेरे को 10 रुपया रेज करना है, तो मैं 10 में से 3 रुपया डेट से रेज करूंगा, 7 रुपया इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज करूंगा. समझा? ये तरीके से हमें रेज करना है. फिर कॉस्ट ऑफ डेट, अगर मैं अप टू 3,60,000 बोलूँ, देन इट इज 8% बिफोर टैक्स. बियॉन्ड 3,60,000 12% बिफोर टैक्स. ये जो बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, हम जब WACC निकालेंगे ना तब हमारे काम में आएगा. मैं बताऊंगा उसका लॉजिक. अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, मतलब कहने से इट इज EPS 0 या प्रेजेंट अर्निंग्स पर शेयर. डिविडेंड पे आउट रेशियो इनको दिया हुआ है. रिटेन्ड अर्निंग्स बोला हुआ है अपने को, एंड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब दिस इज रिटेन्ड अर्निंग्स इज B, रेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज R. सो B into R करके हमारे पास ग्रोथ रेट निकल जाएगा. करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब P0 दिया हुआ है, एंड टैक्स रेट इज 30%. ठीक है, सबसे पहले हमें बोला है दैट डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, मतलब किस रेशियो में या किस सोर्स ऑफ कैपिटल से हम कितना कितना फाइनेंस रेज करेंगे. हाउ मच अमाउंट ऑफ दीज 20 lakhs विल बी रेज फ्रॉम हाउ मच सोर्स ऑफ कैपिटल, मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, आउट ऑफ 20 lakhs हाउ मच अमाउंट विल बी रेज फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, हाउ मच अमाउंट विल बी फाइनेंस फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, हाउ मच अमाउंट विल बी रेज फ्रॉम 8% डेट, एंड हाउ मच अमाउंट विल बी रेज फ्रॉम 12% डेट. वही बोल रहा है. ठीक है, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? द मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट वी हैव टू मेंटेन दिस रेशियो. ओके, यस, सो हैव अ लुक एट इट. See, how much do we have to raise? We have to raise 20 lakh rupees. Okay? Yes, we have to raise 20 lakh rupees in totality. Now, if you have a look at this thing, we have to maintain a 3:7 ratio, right? 3/10 and 7/10. Okay, cool. So 3/10 is the amount of debt which we have to raise, and 7/10 is the amount of equity which we have to raise. Now, how much debt are we going to raise? Simple, 20 lakh rupees into 3/10. हमें रेशियो मेंटेन करना है, इसलिए हम लोग इस रेशियो में रेज करेंगे. तो 6 लाख रुपए का डेट हम लोग रेज करने वाले हैं, एंड बैलेंसिंग जो 14 लाख रुपया है वो इक्विटी से आएगा. And once again, debt includes long-term debt. Let me tell you, this includes long-term debt, and this includes equity share capital and reserves and surplus, which is the shareholders equity. क्योंकि debt equity mix के बारे में क्वेश्चन ने और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. Now, अब तुम नीचे जाके देखोगे ना, so cost of debt up to 3,60,000 is 8%, and beyond 3,60,000 is 12%. So out of this 6 lakhs, can I say 3,60,000 will be raised from 8% debt? And the balancing 6 lakh rupees minus 3,60,000, 2,40,000 will be raised from 12% debt. Yes. Now have a look at it. Let me just check whether they have considered retained earnings in additional financing or not. I think they haven't. They should not have. Just a minute. See, they have considered. Okay,
सो सी लेट मी टेल यू, एक मिनट, हाँ, तो देखो डेट का है, आप लोगों को समझा होगा कि 3:7 का मिक्स अपने को मेंटेन करना है, तो 3/10 डेट 6 लाख, जिसमें से 3,60,000 फ्रॉम 8% एंड 2,40,000 फ्रॉम 12%। अब इक्विटी हमें 14 लाख रेस करना है, बट हैव अ लुक एट इट। हमारे पास है ना, इक्विटी में क्या आता है, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स, बराबर, यस। बट हमारे पास कहना से ऑलरेडी 4,20,000 का रिटेन्ड अर्निंग्स है। We have these retained earnings over here which we haven't utilized it for any purpose। हमारे पास ये पैसा पड़ा है, खाली पड़ा है, हम कई इधर अब तक यूज नहीं कर रहे। तो जब हमारे पास खाली पैसा पड़ा है तो तुम ऑफकोर्स उसको यूज करोगे ना। अरे सुनो ना, लिसन, सुनो, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नई नई डेयरी मिल्क देनी है, यू वॉन्ट टू गिव अ न्यू चॉकलेट टू योर गर्लफ्रेंड, बट यू ऑलरेडी हैव 2 चॉकलेट्स इन योर फ्रिज। आर यू गोइंग टू बाय अ थर्ड वन और यू आर गोइंग टू गिव वन ऑफ द चॉकलेट्स विच यू ऑलरेडी हैव इन द फ्रिज? अरे ऑफकोर्स हमारे पास फ्रिज में जो एक बड़ा डेयरी मिल्क पड़ा है वही उसको दे देंगे ना, हम क्यों नया डेयरी मिल्क खरीदने की मेहनत करें, उसको चॉकलेट से मतलब है ना, खत्म। ये वैसा ही है। अब आप दिस इज बॉयज सीक्रेट, ओके, ये बॉयज का सीक्रेट है। तो देखो वैसे ही कंपनी के पास 4,20,000 खाली पड़ा है और प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो कंपनी उसको उधर डाल देगा ना, क्यों किधर से और से पैसा रेस करना है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स यहां से फाइनेंस हो जाएगा एंड बैलेंसिंग। अब कितने का नया पैसा रेस करना पड़ेगा? 9,80,000 फ्रॉम न्यू इक्विटी शेयर्स। सिंपल वर्ड्स में 4,20,000 वो डेयरी मिल्क है जो मेरे फ्रिज में पड़ा है, और 9,80,000 वो डेयरी मिल्क है जो मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा, खत्म। और ये दोनों डेयरी मिल्क गर्लफ्रेंड को लाके दे दूंगा, खत्म। चलो ठीक है, तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो ये देखो 9,80,000 फ्रॉम न्यू इक्विटी शेयर्स, 4,20,000 फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, 360 फ्रॉम 8% एंड 240 फ्रॉम माई 12% डेट। बहुत बढ़िया, दिस इज माई पैटर्न ऑफ एडिशनल फाइनेंस। अब इधर आ जाओ, फिर बोलते हैं डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। इधर आओ। नाउ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट कैसे निकलेगा? केडी ऑफ एडिशनल डेट, अब ये कैसे निकलेगा वीडियो, कैसे निकलेगा देख लेते हैं जरा। इधर आ जाओ। तो देखो हमारे पास ना 2 टाइप के डेट है, ठीक है, अप टू 3,60,000 एंड बियॉन्ड 3,60,000, और हमें टोटल कितना डेट रेज करना है? हाउ मच डेट डू वी हैव टू रेज इन टोटल? 6 लाख रुपीज, ठीक है, यस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुनो, हमारे पास 2 केडी निकलेंगे। एक तो 8% का केडी अलग से निकलेगा एंड 12% का केडी अलग से निकलेगा। वी हैव टू फाइंड 2 केडीज ओवर हियर एंड नॉट 1 केडी। केडी ऑफ 8% डेट, केडी ऑफ 12% डेट, एंड देन उन दोनों का हम लोग WACC निकाल लेंगे, तो अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ, इधर आओ। सबसे पहले तो केडी ऑफ 8% डेट कैसे निकलेगा ना, कुछ बोला नहीं है, मतलब वी हैव टू, लाइफ दी हुई है क्या, वेदर दे हैव गिवन अस द लाइफ ऑफ दीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, द आंसर इज नो। सो वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज इररिडीमेबल डेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला एज पर अप्रोक्सीमेशन ऑफ इररिडीमेबल डेट? इट इज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स। Alright, assume that this is my current market price because we have to raise this much amount, and beyond 3,60,000 is this much. Now what is the amount of interest? Have a look at it. See, what they have told us is that 3,60,000 into 8% is my interest. So 3,60,000 into 8% is equals to 28,800. Cool. So this is 28,800, but this is before tax, and this is a before tax rate, okay, this is my before tax, this is cost of debt but before tax. हमें net of tax करना पड़ेगा इसको, क्यों? Because it is always interest net of taxes, interest पे आपका tax benefit बच रहा है तो आपको वो करना पड़ेगा ना। So this is 1 minus, what is my amount of this tax rate? It is 30%. So 1 minus 0.3 divided by 8% debt is my up to 3,60,000. So what is my post tax cost of debt?
post tax cost of 8% debt, 28,800 into 0.7 divided by 3,60,000. This comes to 5.6%. Cool. या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या there is another method. There is another simpler method to this, that is interest rate. मतलब this is method 2. This is interest rate 1 minus t. Okay, so interest rate का amount is 8 minus 1 into 1 minus 0.3. so इससे भी आपको आंसर आ जाएगा 5.6%. ओके, तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है. ऑफ कोर्स दिस मेथड लुक्स अ मोर सिंपलर, बट मेरा काम था आपको दोनों मेथड बताना. यू प्रेफर दिस मेथड इन एग्जाम. क्यों? क्योंकि थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा उससे. इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 12% डेट का भी कॉस्ट है. सो केडी ऑफ 12% डेट. अब इसको मैं मेथड 2 से ही करता हूं. आई एम सॉल्विंग दिस फ्रॉम मेथड नंबर 2. विच मेथड टू यूज इन एग्जाम? आई वुड प्रेफर मेथड नंबर 2. Okay, I would prefer method number 2, but make sure that over here before tax is given. If nothing is given, then follow method 1. Okay, only this before tax is given and tax rate is given, then follow method 2, because they are indicating that this is before tax. So once again, as per what is this? It is interest rate divided by 1 minus t. Interest rate is 12, 1 minus 0.3, so 12 into 0.7. This comes to 8.4%. Okay, yes. If you want to do it from another method, then we also have another method over here. It is, see, how much debt have we raised from this 12% debt? It is 2,40,000. एक बार ये भी करवाई देता हूँ, चलो आया हूँ तो करवाई देता हूँ. So 2,40,000 into उसका interest rate 12%. So this is again 28,800. 2,40,000 into 12%. नेट ऑफ टैक्सेस डिवाइडेड बाई हमने कितना रेस किया है 240. तो अगर आप ऐसा भी करोगे ना तो 28,800 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 2,40,000 करके 8.4% ही आता है. यू कैन प्रेफर एनी मेथड. मैं तो बोलता हूँ एनी मेथड, बट ये वाला करोगे बिफोर टैक्स वाले में तो बेटर है, क्योंकि एग्जाम में फटफट आंसर निकलेगा. नाउ स्टेप नंबर 3 हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, नॉट कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. वही पूछा है क्वेश्चन में, जो बोला है ना पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट. सो मैं लिखता हूं डेट कौन सा है, वेट्स लिखो, कॉस्ट लिखो, वेट्स इंटू कॉस्ट लिखो, तो आंसर निकल के बाहर आ जाएगा. हमारे पास है 8% डेट, हमारे पास है 12% डेट. What is the value of 8% debt? Just a minute. Okay, so what is the value of 8% debt in our case? It is going to be over here 3,60,000 and the total amount of debt is 6 lakh. So what is my weight and what is my weight over here? Okay, so it is 3,60,000 divided by 6 lakh rupees. अपना जो weight आता है ये आता है 0.6, मतलब ये weight आया 0.4. 240 divided by 6 lakhs. So the weight of this is, weight of my 8% debt is 0.6 and weight of my 12% debt is 0.4. कैसे आया? Individual source of debt divided by my total debt. Cost कैसे निकलेगा? Very simple, हमारे पास यहाँ पर है तो 8% debt is 5.6, but I will have to write as 0.056 डिवाइड करके. यहाँ पर 8.4 मतलब 0.084. Now simple, I will multiply my weights into my cost and I will get my answer if I add both of them. So it is 0.6 into 0.056. So it is 0.0336. 0.4 into 0.084. It is 0.0336. Both of them have the same cost of debt. Both of them have the same answer by multiplying weight by the cost, and it is 0.0672, or I can say that my weighted average cost of debt is 6.72%. Just have a check whether it is right or wrong. एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है.
ये रहा 6.72 अपना सही जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया। फिर बोलते हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज अभी बता देना चाहता हूं। आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इक्विटी के बीच में मेन फर्क क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में वी डू नॉट टेक द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, whereas इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी डू टेक द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स इज द अर्निंग्स जो ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज पे आपका बचा है, whereas कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है कि आप नए सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का भी के ही निकाल सकते हो। तो जब रिटेन्ड अर्निंग्स कभी भी नया हो ही नहीं सकता तो उस पर कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट निकलेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स व्हाट इट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न विच यू आर टेकिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न विच यू आर टेकिंग आउट ऑन ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज। जो पहले सिक्योरिटीज इशू करके रखी है उस पर आप निकाल रहे हो। द सिक्योरिटीज विच यू हैव ऑलरेडी इशूड ऑन दैट यू आर टेकिंग आउट रिटर्न्स, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? या ठीक है, आई ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट इन इंग्लिश बट लेट मी राइट इट। रिटेन्ड अर्निंग्स इज द अमाउंट retained on already issued securities. So क्या रिटेन्ड अर्निंग्स में वेदर देर इज एनी फ्लोटेशन कॉस्ट, जब व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स कैनॉट बी न्यू तो फ्लोटेशन कॉस्ट की बारी कहाँ से है? तो जब रिटेन्ड अर्निंग्स नया हो ही नहीं सकता फ्लोटेशन कॉस्ट तो आएगा ही नहीं, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी में तो आएगा। बट क्या इस पूरे क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट की कहीं पे भी बात हुई है? वेदर देर इज एनी चैट रिगार्डिंग फ्लोटेशन कॉस्ट इन द एंटायर क्वेश्चन? नो। सो के ई इज इक्वल्स टू के आर, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके चलो, सो लेट अस टेक आउट के ई इज इक्वल्स टू के आर। ना इफ यू हैव अ लुक एट द डेटा इन द क्वेश्चन, अगर तुम डेटा देखोगे क्वेश्चन का तो उन्होंने तुम लोगों को ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज करने बोला है। सो इट इज, व्हाट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल? कैन आई से इट इज के ई इज इक्वल्स टू नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस जी। सो के ई is equals to what is my next expected dividend? Can I say it is current dividend? मतलब have a look at it. It is 5 rupees and 40% is my dividend payout ratio. So what is D0 over here? 5 rupees into 40 percentage. So my current dividend is 2 rupees. Alright, so 2 rupees. But D1 is equals to D0 into 1 plus G. हमें growth apply करना पड़ेगा. What is G? Growth कैसे निकलेगा? हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट इज बी इंटू आर, रिटेन्ड अर्निंग्स इंटू रेट ऑफ रिटर्न. सो इट इज 0.6 इंटू 0.1, 0.6 इंटू 0.1 इट इज 0.06. सो 1 प्लस 0.06 इज माई ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट ऑफ 0.06. सो दिस इज वर्किंग फॉर योर रेफरेंस. एंड इस केस में मेरा के ई कैसे निकलेगा? 2 इंटू 1.06 दैट इज 2.12 डिवाइडेड बाय, आई फॉरगॉट टू राइट द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर. करंट मार्केट प्राइस पर शेयर उन्होंने दिया हुआ है 53 रुपीज़. ठीक है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो वो माइनस करते बट नहीं दिया हुआ है. सो डिवाइडेड बाय 53. तो यहाँ पे आंसर अपने आप आ जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. So this is 2.12, 2 into 1 plus 0.06 is 2.12 divided by 53 plus 0.06 करूँगा. KE is equals to 10%. चेक कर लो सही जवाब है या नहीं है. KE is equals to 10% and KR will also be 10%. Why? No flotation cost. And finally what they tell, finally वो लोग क्या बोलते हैं? निकालो ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स ऑफ कैपिटल, मतलब WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. तो सारे सोर्सेस ऑफ कैपिटल का हमारे पास मिला करके क्या कॉस्ट आता है वो देख लेते हैं. सो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, वी हैव इक्विटी, we have retained earnings, we have 8% debt and we have 12% debt. Cool, very cool. So what is the amount of equity? See, let me tell you, we have 20 lakhs in totality, right?
we have 20 lakh rupees in totality. Now just write down the mix which we have taken it out over here. किधर गया? हाँ. So 360 8% debt, 240 12% debt, 420 from retained and 980 from equity shares. Okay, so 980 from equity shares, 4,20,000 is from retained earnings, 3,60,000 is from 8% debt, and I guess 2,40,000 is from 12% debt. So 980 plus 420 plus 360 plus 240. Perfect. This is 20 lakhs. So this is the amount. Yeah, you can say book value, market value, whatever you want to say. I think it is book value. So just mention it as value. Why is it not? ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार? Anyways, let us continue. The erase tool is not working right now. I'll just write this as value, not to get confused. फिर हम लोग इसका वेट निकालते हैं, इसको इसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स इनटू कॉस्ट, एंड फाइनली वी विल गेट टू अवर weighted average cost of capital. So 980 divided by 20 lakhs, if I do, this is 0.49. Next, 4,20,000 divided by 2 lakh, it is 0.21. 360 divided by 20 lakhs, it is 0.18. And 240 divided by 20 lakhs, it is 0.12. This should be tallying to 1. 0.49 plus 0.21 plus 0.18 plus 0.12. Perfect. This is 1. Now let us write the cost. What is my cost of equity? What did I get as my cost of equity? It is 10%, right? So this is 0.1. K is equals to KR. So this is also 0.1. What is my cost of 8% debt? Now see, don't write it down as a weighted average cost. Since we are writing 8% and 12% debt separately now, take their separate cost of capital. Okay, yeah, see, I'll tell you. So यहाँ पर 8% debt का cost is 5.6, so write 0.056, and 12% cost of debt is 8.4%, so write 0.084. अब समझना, अगर मैं पूरा डेट एक साथ लिखूं, मतलब 360 प्लस 240 करके पूरा डेट एक साथ लिखूं, उसका वेट एक साथ लिखूं, ठीक है, उसका वेट भी एक साथ आएगा. सो इट इज 0.18 प्लस 0.12, तो उसका वेट 0.3 करके भी मैं लिख सकता हूँ. 360 प्लस 240 मतलब 6 लाख, उसका वेट 0.3, और उसका WACC जो हमने निकाला कितना था, उसका WACC कितना निकाला था हमने डेट का, खाली 6.70, तो 0.0670. तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैंने उसको सेपरेटली लिखा है. यू कैन फॉलो एनी मेथड. So 0.49 into 0.1, so this is 0.049. 0.21 into 0.1, this is 0.021. 0.18 into 0.056, so this is 0.01 लिख दो, या 0.11 लिख दो, and 0.12 into 0.084, इसका भी 0.011 लिख दो. तो कितना आता है तुम्हारा आंसर? इट इज यस 0.09016 मेरा भी आता है. एंड इफ यू डू नॉट 0.092 आएगा अगर यहां पे करोगे तो, बट मैंने राउंडिंग ऑफ प्रॉपरली किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखते समय सिर्फ 3 डेसिमल्स लिए हुए, मतलब while I was writing W/C I took 3 decimals, but then I have solved in calculator by taking exact number of digits. So my answer comes to 0.09016 or 9.016%. This is my WACC. I hope this particular question is clear as वेल बढ़िया. तो हमारा ये वाला सवाल भी हो चुका है खत्म. डन एंड डस्टेड, खलास. चलो आ जाओ. नाउ लेट अस मूव अहेड.
with our next question. अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 6 पर. Let's have a look at it. Now this question is not from ICAI module, but it is based on the simple concept of EBIT, EPS, MPS analysis. They target this part only in every attempt. I have seen them very rarely that they target the concept of arbitrage or the concept of this MM approach. आजकल बहुत रेयर हो गया है नए सिलेबस में. पहले के सिलेबस में वो लोग टारगेट करते थे ये चीज़. चलो नाउ यहाँ पर हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू दैट दिस टाइम देर इज अ न्यू पॉइंट इन द क्वेश्चन. इस बार इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है. पता है क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट का. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट ओवर योर इशू प्राइस इज 10. लेट मी कम फर्स्ट. ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, याद रखना आप उसके साथ डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे. ठीक है, बस इतना याद रख लेना. So see, ABC Limited is planning to raise 50 lakh for a major expansion project. The firm has 3 financing options. Number 1 is equity financing only. They are issuing new shares at 10 rupees each. But हर शेयर पे उनका फ्लोटेशन कॉस्ट तो 0.5 ही लग रहा है. मतलब एक चीज समझो, इवन दो मैं 10 रुपए पर एक शेयर इशू कर रहा हूँ मार्केट में, इवन दो आई एम issuing the share at 10 rupees, but simultaneously per share I am incurring a cost of 50 paise. Means what is my net cash inflow per share? It is only 9.5 rupees, and I have 10 lakh rupees and I have 10 lakh existing equity shares, and market price per share is 20. Okay, but I do not have to take my market price. I am issuing new shares at 10 rupees now. So issue price minus flotation cost, net proceeds is the net amount of cash flow which I am getting per share. Okay, yes. Next, debt financing only. I will borrow 50 lakh at 12% interest. Once again, flotation cost on debt is 2% of the face value. Okay, yes. So this is my face value. Okay, and this is 2% on the face value. Now another important thing, the lender imposes a debt covenant. मतलब of course कोई मेरे को पैसा देगा तो सामने कुछ कंडीशन तो लगाएगा ना, ऐसे ही पैसा थोड़ी दे देगा मेरे को वो. तो उसने क्या कंडीशन लगाया? The lender imposes a debt covenant limiting the interest coverage ratio to a minimum of 2.5 times. मतलब if you want to take loan from me, the lender is clearly telling me that if you want to take loan from me, then you have to maintain an interest coverage ratio of 2.5. क्योंकि कल उठ के अगर तुमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेंटेन नहीं किया, तुम्हारा EBIT उसका तुम्हारे इंटरेस्ट के 2.5 टाइम से नीचे गिर गया, तो सामने वाले को तो नॉन रीपेमेंट का रिस्क आ जाएगा ना. तो to avoid that risk, the lender is telling me to avoid the risk of non-repayment on time. That lender is telling that maintain an debt covenant of 2.5, or else I will not give you the loan. Next, mix of equity and debt financing, out of which, see, I want to raise 50 lakhs, out of which 50%, 25 lakhs I will be issuing through equity, flotation cost of 0.5 per share and 10 rupees issue price. Raise 25 lakhs through a debt of 12% interest, flotation cost is 2%. Next, they are saying that if I generate EBIT from this project, it is going to be 15 lakhs annually. Corporate tax rate is 30%, existing shares at 10 lakhs, and risk-free rate, market return, and equity beta. Pretty simple. We are going to find KE out of this. Now, calculate the net proceeds from each financing method after flotation cost and determine the number of new shares issued in option 1 and option 3. See, have a look at it. Firstly, calculation. Oh, sorry. See, now the erase tool is working. Calculations of new shares, या number of shares and net proceeds. Firstly, let me speak about the equity option. इक्विटी ऑप्शन के बारे में बात करता हूं. अब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स तो इक्विटी, सिंपल सी बात है, इग्नोर करना स्पेलिंग को. सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर्स तो मेरे भाई उस सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं बोलूं, इफ आई स्पीक अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स, इट कैन debentures have number of shares? No, they will have number of debentures, but what they have asked in the question is that number of shares. So matlab I will have to consider only those methods from where equity financing is done, means equity only and equity and debt mix. So firstly let me tell you कि अगर सिर्फ इक्विटी से पैसा रेज किया तो क्या होगा. नंबर 1 इज इक्विटी ऑप्शन. व्हाट इज माय नेट प्रोसीड्स? मैंने आपको अभी अभी बताया, इट इज माय इश्यू प्राइस minus flotation cost. So it is 10 rupees minus 0.5
So it is, can I say 9.5 rupees. Now what is this? This is my net cash inflow which I will be getting by issuing each and every share. Okay, and in option number 1 I have to raise 50 lakh rupees through equity shares. हमें 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेस करना है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे पता है? 50 lakhs डिवाइडेड बाय, वैसे तो मैं हर शेयर से 10 रुपया कैश इनफ्लो लूंगा, बट सामने हर एक शेयर पे 50 पैसे का मेरा कैश आउटफ्लो भी जा रहा है. मतलब नेट में कहने से हर एक शेयर से मेरे पास सिर्फ 9.5 रुपीज आ रहा है. ये इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस में नहीं है. दिस इज अ न्यू पॉइंट विच दे हैव टेस्टेड दिस आरटीपी. सो 50 lakhs divided by 9.5, I will have to issue 52 lakh, sorry, not 52 lakh, 5 lakhs 26,315.78, so 316 shares is what I have to issue. Done? Yes. Next, debt option. डेट ऑप्शन क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि डेट ऑप्शन में से भी नेट प्रोसीड्स तो निकालना ही पड़ेगा. आई विल हैव टू टेक आउट नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड. ओके, यस. सो व्हाट इफ डेट ऑप्शन इज highlighted? Let us take the debt option. Now, what they have said that flotation cost is 2% of my face value, right? So have a look at it. If my face value suppose is rupees 100, okay, so this is like my issue price. I am issuing it on face value only. Assume that face value is issue price only over here. Okay, and my flotation cost will be 2%, that is 2 rupees. So what is my net proceeds? Can I say it is 98 rupees? How come? Because flotation cost is 2% of my face value. If I assume face value as 100%, flotation cost is 2% and net proceeds is 98%. समझ में आती है बात? यस. अब ध्यान से सुनना, इसी को यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं. देखो, डेट से मुझे कितना पैसा रेस करना है? 50 लाख. मुझे 50 लाख रुपया रेस करना है. तो मुझे एक बात बताओ, मेरा इश्यू प्राइस कितना होगा, या मेरा जो भी इश्यू प्राइस है वो कितना होगा? 50 लाख. द आंसर इज नो. मैं फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इश्यू प्राइस यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि देखो कैसा है ना, अगर मैं 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इश्यू करता हूं, ध्यान से, अगर मैं 50 लाख का लोन मांगूंगा ना, तो 50 लाख रुपीज माइनस 2% उसका फ्लोटेशन कॉस्ट करके मेरे पास से 49 लाख ही आएगा. ओ, once again, I cannot go and say to the bank, or I cannot go and say to my creditor that I want a loan of 50 lakhs. Because if I tell my creditor that I want a loan of 50 lakh rupees, then I will receive only 49. Why? Because 50 lakhs is my cash inflow and 2% of flotation cost. 2% flotation cost, that is 2% on 50 lakhs. 1 lakh rupees is my cash outflow. So 50 lakhs cash inflow, 1 lakh cash outflow. I will get a loan of only 49 lakhs. But क्या मुझे 49 lakhs का लोन चाहिए? नहीं, मुझे पूरे 50 लाख का लोन चाहिए. So this 50 lakh rupees over here na is only the 98% element. This is important. This is my net cash inflow which I want. Net amount of loan which I want. So what loan do I have to ask from my creditor? It is 50 lakhs divided by 98%. I will have to ask for 51 lakhs 2040 rupees. Then iska 2% flotation cost 102040 is going to get deducted, and net 50 lakhs is what I will be able to raise. समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो लेट अस हैव अ लुक अपने आंसर्स के साथ, एक बार इसको मैच कर लेते हैं. पहले दो सही है कि नहीं. सी 5,26,316 शेयर्स यहाँ पे रेज करने हैं. मैं देखो, उन्होंने भी वही चीज समझाई है कि अगर 50 लाख के लोन के लिए पूछोगे, 50 लाख के लोन के लिए मांगोगे, तो उसका फ्लोटेशन कॉस्ट 1 लाख आएगा एंड तुम्हारे पास नेट कैश इनफ्लो या नेट प्रोसीड से 49 लाख होगा. बट अपने को 50 लाख नेट में चाहिए, तो हमें 50 lakhs डिवाइडेड बाय 98%, 51,02,041, मेरा 040 आया. ठीक है, 1 रुपया चलता है. हम लोग को उतना पैसा रेस करना है. समझ में आती है बात? यस. प्लस इन्होंने इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया है, हम लोग भी कर देते हैं. ठीक है. दे हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑल्सो ओवर ईयर, सो वी विल कैलकुलेट इट ओवर ईयर एज वेल.
सो देखो इंटरेस्ट कितना है, वो लोग बोलते हैं मेरे भाई 12%. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन विच आई हैव रेज्ड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या 50 लाख? अरे नहीं, 50 लाख तो मेरे पास कैश आया है, 50 लाख तो मेरे पास पैसा आया है, बट सामने वाले ने लेंड तो ओरिजिनली 51,02,040 किया है ना. तुम क्या बोलोगे? मैं बोलता हूं कि चलो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को, सर आप वही एग्जांपल ले लेते हो, हाँ मैं तो वही लूंगा, वरना तुमको समझेगा नहीं, मैं बोलता हूं कि चलो तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 2 डेयरी मिल्क दिया, बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है पता है कि देख दे, तू मेरे को जितना भी डेयरी मिल्क देगा ना, उसमें से एक डेयरी मिल्क मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दूंगी. Your girlfriend said that how much the amount of dairy milks which you will give me, I will give 1 dairy milk to my best friend. And then my girlfriend said that I want for myself 1 dairy milk. तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ये ले 2 डेयरी मिल्क, टेक 2 डेयरी मिल्क, गिव 1 टू योर बेस्ट फ्रेंड, गिव कीप 1 फॉर योर सेल्फ. बस वही तो काम हो रहा है यहाँ पे. कंपनी क्या बोलती है कि मेरे को 50 लाख का बोरोइंग चाहिए, बट सामने मेरे को 102040 का भारी खर्चा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 51,020,040 में अंदर करूंगा, 102040 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नेट प्रोसीड्स 50 लाख. बट अब सुनो, फ्रॉम द बॉयफ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो 2 डेयरी मिल्क दिया ना. अब वो अलग बात है कि उसमें से 1 डेयरी मिल्क मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, बट मैंने तो उसको 2 डेयरी मिल्क दिया ना. तो कल उठ के अगर मैं क्या बोलूंगा कि देख मैंने तेरे को 2 डेयरी मिल्क दिया था, मैं ऐसा बोलूंगा मैंने 1 डेयरी मिल्क दिया? नहीं, मैंने तो 2 डेयरी मिल्क दिया था, तो तेरी 2 डेयरी मिल्क की उधारी है मेरे पे. ठीक वैसे ही कंपनी क्या बोलेगा कि मैंने तो 51,02,040 का पैसा दिया था ना, अब उस पे 102,040 का फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, वो तेरा प्रॉब्लम है. मैंने तो इतना दिया तो मैं तो इसी पे इंटरेस्ट लूंगा. समझा? बहुत बढ़िया, लाइक ठोको यार. सो इट इज 51,02,040 इंटू 12% इंटरेस्ट. It is 6,12,245. Got it? बढ़िया. Now coming on to our next part, mix of equity and debt financing. अब इसमें भी डेट का पैसा निकालना पड़ेगा एंड इक्विटी का. ठीक है, सो इक्विटी एंड डेट ऑप्शन बोथ. सबसे पहले लेट अस स्पीक अबाउट द इक्विटी एलिमेंट. Now, equity element में we know the net proceeds is 9.5. We have calculated it above. Now over here we want to raise only 25 lakhs through equity. Where is it given? It is given right in the question that you want to raise 25 lakhs through equity. Same thing. Share is issued at 10 rupees. Flotation cost is 0.5. So net proceeds over here is also going to stay at 9.5. So 25 lakhs divided by 9.5 rupees. This is going to come at 2,63,158 shares. 57.89 आ रहा है. 263,158 shares is what is the answer. Done, boss? Yes. Now coming to debt. Now once again the same thing. If my issue price is rupees 100, my flotation cost is going to be 2 rupees and net proceeds is going to be 98. Now, how much do I want to raise through debt? 25 lakh. My net cash flow, what I want is to be 25 lakh rupees. ठीक है. So, what is the amount which I will have to ask for? 25 lakhs divided by 98%. I will have to ask for 25 lakh 51,020. That's it. Okay. Yes. See, flotation cost once again 2%. So, no change in the method. So, 25 lakh 51,020. इसमें 2% फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब 51,020 जाएगा. सो इट इज 25 lakhs. गॉट इट? बहुत बढ़िया. लेट मी टेल यू दैट दिस इज द नेट 98% विच आई वॉन्ट. 2% is the amount of flotation cost and this is the amount I will have to ask for. All right, done. Yes. Next, for debt options, check if the by the way, let me check this answer as well, whether it is correct or wrong. Yeah, 612,245 is the interest over here and 263,158 shares. 263,158 shares over here. And what is the amount of interest over here? Let's calculate it. The amount of gross debt once again 25
51,020 into 12% debt, 306,122.4. Yeah, 306,122.4. Done. Okay, cool. So this is all. So we are all correct over here. We are all going good till here. Now next. अब लेंडर ने पता है ना क्या बोला था इस केस में, यू नो ना लेंडर, व्हाट डिड द लेंडर से, लेंडर ने बोला था कि अगर बॉस तुमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 टाइम्स या उसके ऊपर मेंटेन करना है तो ही मैं तुमको पैसा दूंगा. सो वी विल हैव टू चेक द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ओवर हियर. कम, दिस इज अ कंपैरेटिवली इजियर पार्ट टू कैलकुलेट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक. व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? फर्स्ट पार्ट में भी इस पर डिस्कशन हुआ था. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is earnings before interest and tax divided by the amount of interest. All right, so see, we have debt in two options. First in option number 2 where entire 50 lakhs is raised through debt, and next in option number 3 where we have done a mix and match of debt and equity financing. So firstly, when only debt option is there, what is my EBIT? See, in each and every case the project is going to generate an EBIT of 15 lakhs annually. So 15 lakh का EBIT डिवाइडेड बाय, दूसरे वाले केस में जब सिर्फ डेट था तब हमारा इंटरेस्ट कितना आया था, 612,245 आया था. सो 612,245, ये बेयर मिनिमम 2.5 गुना आना ही चाहिए. लॉल, ये तो सिर्फ 2.44999 मतलब 2.45 टाइम्स आया है. तो दिस इज फेलिंग द डेट कोवेनेंट बिकॉज दिस इज लेस देन 2.5 विच इज रिक्वायर्ड. तो लेंडर क्या बोलेगा कि इस ऑप्शन में तेरा सिर्फ 2.45 टाइम्स आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज, जा, नहीं देता तेरे को उधारी, तेरे को देता ही नहीं उधारी में. एंड नेक्स्ट, व्हाट इफ इट इज ऑप्शन 3, डेट एंड इक्विटी ऑप्शन बोथ. सो इन दिस केस आवर EBIT इज ऑल्सो गोइंग टू सी द सेम, दैट इज 15 lakhs. और इस केस में हमारा इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, तो हमने कैलकुलेट किया 306,122. बाय द वे दिस इज फेलिंग. तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 306,122 करके दिस इज 4.9 टाइम्स. ओ हो, मतलब दिस इज, कैन आई से, ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स. सो दिस इज पासिंग द डेट कोवेनेंट टेस्ट. ओके, बहुत बढ़िया. दिस इज डन. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. अरे आंसर स्क्रॉल करने में मेरे को बहुत टाइम जा रहा है यार. ये देखो यहाँ पे 2.45, यहाँ पे 4.90. सो ऑल कॉट अप टिल हियर. नेक्स्ट, ये लोग बोलते हैं कि कैलकुलेट अर्निंग्स पर शेयर अंडर ईच ऑप्शन. या क्या करना है, और EPS हर एक ऑप्शन में कैलकुलेट करना है. तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, जस्ट प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, यू विल कम टू नो. सो अर्निंग्स पर शेयर इन ईच ऑप्शन. सो फर्स्टली let me tell you when it is only equity financed, when it is only debt financed, and when it is equity plus debt bothly financed. In all the cases we know that our project EBIT is going to be 15 lakh and 15 lakh. All right, yes. Next, EBIT में से हम reduce करेंगे हमारा interest. So when it is in the equity option, we do not have any debt, if I am not wrong. Existing debt है कोई हमारे पास? नहीं, हमारे पास कोई भी existing debt नहीं है. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ equity shares है existing. तो पहले वाले केस में तो सारा पैसा debt से रेज हो रहा है. So it is going to be 0. In the debt option, we know that our interest is 612,245. And in the equity plus debt option, our interest is 306,122. Right? Yeah. So what is our earnings before tax? यहाँ पर आता है 15 लाख, यहाँ पर 15 lakhs माइनस 612,245 करके आता है 887,755. एंड यहाँ पर आता है 15 लाख माइनस 306,122 करके 1193,878.
अब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स? इट इज 30%. So 15 lakh rupees into 30% tax is going to be 4 lakh 50. 887755 into 30% is going to be 2 lakh 66,327 and 11,93878 multiplied by 30% is going to be 3 lakh 58,163. बहुत बढ़िया. तो ये टैक्स माइनस हो गया. सो व्हाट इज माय अर्निंग्स आफ्टर टैक्स? इट इज 15 lakhs minus 4,50,000. So this is 10,50,000. 887755 minus 266,327 621,428 and 11,93878 minus 358,163. This is 835,715. बढ़िया है, समझ में आया? चलो, तो this is earnings after tax. Now there is no preference dividend over here, so we will just divide it by the number of shares. Now see, the existing number of shares which we have is 10 lakh rupees. Yes, and in case number 1, what is the amount of shares which we have issued? In case number 1, we have issued 526,316. So 10 lakh shares plus newly issued shares are 526,316. So 15,26,316 shares over here. So what is my EPS? Let us quickly go and match the answer. Okay, see, in this option we have 10,50,000 divided by 15,26,316. It is 0.6879 or 0.688. Matching. 0.688. Next, what is the number of shares in the debt option? Once again we are raising throughout the debt, तो number of shares पहले जितने ही रहने वाले, तो यहाँ पे 10 लाख shares ही रहेंगे. So 621,428 divided by 10 lakh existing shares only. So this is 0.621. 0.621. And over here we have issued some equity shares and some debentures. So we have issued over here 2,63,158 shares, right? So 10 lakh existing equity shares plus 263,158. So total number of shares in this option are 12,63,158. So 835,715 divided by 12,63,158 करके 0.6616 मतलब 0.662 आना चाहिए. सही है, 0.662. Now let me tell you, ये वाला ऑप्शन तो हम वैसे भी सिलेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? लेंडर पैसा ही नहीं देगा. डेट कोवेनेंट को ये क्या बोलते हैं, वाह, फुलफिल ही नहीं कर रहा है कंडीशन. ठीक है, बट इन दिस और इन दिस, इन दोनों में हमें खेलना है. तो देखो, ऑफ कोर्स पहला वाला जो ऑप्शन है, मतलब टोटली थ्रू इक्विटी, हमारा ईपीएस इसमें मैक्सिमम आ रहा है एक तरीके से. तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लूँ तो ऑप्शन 1. बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है. सी व्हाट दे हैव टोल्ड. Calculate WACC under each option considering the impact of flotation cost on capital raised. Now see, इतना बड़ा भी नहीं है ये, मैं बताता हूँ WACC कैसे निकलेगा. पहले मुझे बता दो, इन ऑप्शन 1 where there is only equity financed, whether there is any debt. No, we have only one source of capital. एंड मैंने आपको पहले ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी समझाया था दैट व्हेन देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू माय WACC. सो यहां पर कहना है इसे KE इज इक्वल्स टू KO, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ कैपिटल है ही नहीं, तो फटाफट से KE निकाल देंगे. व्हाट इज माय KE? डेटा से पता चल ही रहा है दैट वी हैव टू अडैप्ट टू CAPM अप्रोच. ठीक है, सो इट इज रिस्क फ्री रेट दैट इज 0.06 प्लस बीटा कितना है अपना 1.2 इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट का रिटर्न 0.14 माइनस दिस 0.06. सो व्हाट इज माय KE? सॉरी, 0.14 माइनस 0.06 इंटू 1.2 प्लस 0.06 करूंगा 15.6%, एंड यही मेरा WACC आ जाता है इन द वेरी फर्स्ट केस. नेक्स्ट, इन द सेकेंड केस वेयर ओनली डेट ऑप्शन इज देयर,
कैन आई से यहाँ पर भी सिर्फ डेट है, बट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का भी तो ऑप्शन है. सो यहाँ पर KE इज गोइंग टू बी 15.6% एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माई KD कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, वही अपना इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस. इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ डेट विच वी हैव रेज्ड. ठीक है, या फिर इन्होंने देखो ना क्या बोला है. अच्छा छोड़ो, वैसे नहीं निकलेगा, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा. वी हैव टू टेक इट आउट. सो इट इज इंटरेस्ट. व्हाट इज द इंटरेस्ट इन माई डेट ऑप्शन? सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? इंटरेस्ट इज 612,245. या वेट अ मिनट ना, instead of this let us use the method number 2. We have na that interest rate is going to be 12%. So just let us do 12% net of taxes. We will get our answer. So 12 into 1 minus what is the amount of tax? It is 30%, right? So 1 minus 0.3. So 12 into 0.7 करूँगा, it is 8.4%. खत्म. ठीक है. Now see, I will show you the solution as to how they have done so that we can finish this question off now. है ना, बहुत टाइम हो गया ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन पे. सो देखो यहाँ पर 8, ये तो 15.6 हो गया, यहाँ पर देखो 12% एंड 8.4%. ओके, नाउ हैव अ लुक एट इट. इक्विटी का वैल्यू इज 25 lakhs एंड डेट का डू नॉट टेक द फेस वैल्यू अमाउंट, टेक द अमाउंट विच वी हैव एक्चुअली रेज्ड, टेक इट ऑन मार्केट वैल्यू रेट्स. सो डेट वी हैव रेज्ड इज 25,51,020. वो 98 अपॉन 25 लाख डिवाइडेड बाय 98% करके. तो 25 लाख डिवाइड बाय 98% करके ये आया. तो इसका वेट्स लेना, मतलब 25 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख 51,020 इज माई इक्विटी का वेट एंड 25,51,020 डिवाइडेड बाय 50,51,020 इज माई डेट का वेट. फिर वही वेट्स निकालना, उनको अपने कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना. ये देखो वेट ऑफ KE इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ KD इंटू कॉस्ट ऑफ डेट. तो इनका जो वेट आ रहा है ना, देखो 0.495, 0.505. कैसे? जैसा मैंने बताया, 25 डिवाइडेड बाय 50,51,020. तो 0.4949 मेरे को भी आ रहा है. ठीक है, तो इंटू इसका कॉस्ट, तो ये तुम्हारा 11.96% करके मैच कर जाएगा. दिस इज इन द मिक्स ऑप्शन. ओके, सो इक्विटी का आ गया, डेट का ऑप्शन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे भी समझने का ट्राई करना. यहाँ पर इक्विटी जीरो, क्योंकि वो लोग है ना एडिशनल पूछ रहे हैं शायद. जस्ट अ मिनट. सी इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन द कैपिटल रेज. एक्चुअली जो सेकेंड ऑप्शन है ना, वो एक तरीके से आई थिंक गलत है. मैं बताता हूँ. सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ KD कंसिडर किया है. सेकेंड ऑप्शन में दे हैव कंसिडर्ड ओनली द KD पार्ट, बट द ट्विस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट देयर आर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स इन द क्वेश्चन. तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स पे भी KE निकलना चाहिए ना. एंड जो तुमने नया पैसा डेट से रेज किया उसका KD निकालोगे. तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरे को करेक्शन लगा इस क्वेश्चन में, दैट दे हैव नॉट कंसिडर्ड KE ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स. ठीक है, एंड अगर ऐसा है तो दे शुड नॉट आस्क कि ये WACC निकालो. टेक आउट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन रेज अंडर ईच ऑप्शन. ठीक है, सो दिस इज लाइक मोर लाइक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, यस. नाउ क्विकली वो लोग बोलते हैं EPS पर तो बात कर ली, WACC जिसका सबसे कम आएगा वो ऑप्शन बेस्ट है. खत्म. ओके, सो दिस वॉज अ क्विक ओवरव्यू. तो यहाँ पर ये करेक्शन है, ये आना चाहिए. एंड जो मिक्स ऑप्शन है उसमें भी KE तो निकलेगा ही 15.6% एंड KD निकलेगा 8.4%. ठीक है, वेट्स में फर्क आएगा इसलिए दोनों का WACC अलग आएगा. ठीक है, बट दोनों में दोनों कॉस्ट लेना चाहिए. दैट इज व्हाट माई पॉइंट इज. यू गॉट माई पॉइंट? आई विल रिपीट इट. सी, there are even though I understand that in second option we are raising only through debt financing, but there are existing equity shares over there as well na. Then what about the KE on existing equity shares? They haven't considered over there. That is what my point is. Let's see. I hope they improve things in the corrigendum. This RTP is vague, I think, this time. In every question I am finding some or the other point which needs to be corrected. Okay guys, so I think that's it for today. We will have to stop over here, है ना. इसका एक पार्ट 3 भी मुझे बनाना पड़ेगा. अराउंड 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड आई विल कवर इट इन पार्ट 3 एज वेल. ठीक है, सो डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. मैं मतलब इसको ये पार्ट में खत्म कर सकता था, बट आई डिड नॉट वांट यू ऑल टू टेक टू मच प्रेशर इन योर माइंड्स, है ना. आराम से अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, सो पार्ट 3 भी आ जाएगा. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग. और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना.